प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ से आपको काफ़ी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। जैसा कि आप सबके कमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और अब हम लोग आज की टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं। बहुत चुनिंदा, बहुत टेक्निकल हमेशा की तरह प्रश्न हैं और जल्दी से क्लास में आइए। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, चुनिंदा प्रश्नों को नोट करिए और फटाफट रेडी हो जाइए। तो फिर हम अपनी क्लास की आज की शुरुआत करते हैं और देखिए आज के टेस्ट पेपर में कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आइए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। और पहला प्रश्न आपके सामने है, सोहन घाटी का पितामह किसे कहा गया है? किसे सोहन घाटी का पितामह कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। रॉबर्ट ब्रुसफुट है, डी.एन. वाडिया है, अलेक्जेंडर कनिंघम है और वी.एस. बावणकर हैं। तो फटाफट जवाब दीजिए, रिप्लाई करिए फटाफट, तब मैं आपको जवाब बताता हूँ। और इसमें अगर आप कहीं गलती से जल्दबाजी में रॉबर्ट ब्रुसफुट को चुन रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये जवाब गलत हो जाएगा और इसमें सही जवाब है डी.एन. वाडिया। डी.एन. वाडिया को सोहन घाटी का पितामह कहा गया है। इन्हीं के नेतृत्व में सोहन घाटी की जो संस्कृति है, चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट उत्खनन, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसर्च इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। डी.एन. वाडिया सोहन संस्कृति में। ठीक है, तो आप डी.एन. वाडिया को याद रखिएगा। और ये हैं सोहन संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण, उत्खनन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ है और यही कारण है डी.एन. वाडिया को सोहन घाटी का पितामह कहते हैं। अब थोड़ा सा नज़र डालिए, रॉबर्ट ब्रुसफुट है तो आपको कई बार पूछा गया प्रश्न है ये ना, पता तो चली गया होगा आपको। इन्होंने 1863 में पल्लवरम नामक स्थान से एक हैंडैक्स प्राप्त किया था। एक हैंडैक्स प्राप्त करने का श्रेय किसको है? और वो हैं आपके रॉबर्ट ब्रुसफुट। ये बात समझ में आ रही है? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल के जनक हैं। कौन? रॉबर्ट ब्रुसफुट। और पाषाण काल के जनक कौन है? तो भी जवाब यही है। अगर कहता है पाषाण काल के जनक कौन है तो भी जवाब आपके पास रॉबर्ट ब्रुसफुट ही है। ये बात भी क्लियर हो गई? मुझे बताइए, क्लियर हुई? थोड़ा और आगे बताऊं तो फिर यहाँ पर देखिएगा, कनिंघम साहब हैं। कनिंघम साहब को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? तो भारतीय पुरातत्व के जनक, बहुत सटीक जानकारियां हैं। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के जनक। ठीक है, इसको आप देखिए पहले, कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। और यहाँ पर आप जैसा कि चौथा ऑप्शन देख पा रहे हैं, चौथे ऑप्शन में कौन है? वी.एस. बावणकर हैं। इनके लिए एक प्रश्न ये ध्यान रखिएगा, इनको पाषाण कला का पितामह कहा गया है। पाषाण काल की जो कला है, पाषाण कला का पितामह, ग्रैंडफादर ऑफ, पितामह
ग्रैंडफादर ऑफ स्टोन आर्ट, इट इज़ V.S. बावणकर। बहुत सारे प्रश्न मिल गए आपको इसमें, याद रखिए, इसको नोट करिए। मैं हट रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा आगे और देख लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपकी सुविधा के लिए सामने स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पहले आप, प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रुसफुट, साफ साफ लिखा हुआ है। मध्य पाषाण काल के जनक C.L. कार्लाइल, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नव पाषाण काल के जनक जॉन लुबॉक, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, मैंने आपको अभी बताया है। और पाषाण कला के पितामह मैंने बताया आपको V.S. बावणकर। ये बात क्लियर हो रही है। एक बात और बता देता हूँ आपको, जॉन लुबॉक की पुस्तक है प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। इसी पुस्तक में इन्होंने, यानी जॉन लुबॉक ने, पहली बार नवपाषाण शब्द नियोलिथिक एज, ध्यान रखिएगा, नियोलिथिक एज शब्द का प्रयोग किया, जॉन लुबॉक। ये बात क्लियर हो रही है। मुझे उम्मीद है इस एक प्रश्न से आपको 8-9 प्रश्न मैंने डिस्कस कर दिए। सामने एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और दूसरा प्रश्न देखें। प्रश्न 2 देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण कर्नाटक के लिंगसुगूर नामक स्थल से 1842 ईस्वी में किस पुरातत्व अधिकारी ने प्राप्त किए? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण 1842 में किस पुरातत्व अधिकारी ने प्राप्त किए? ऑप्शन है जॉन लुबॉक, ली मैसूरियर, रॉबर्ट ब्रुसफुट और M.H. कृष्णा। मुझे बताइए, जवाब दीजिए, बिल्कुल बताइए फटाफट। अब आप देखिए, अगर आपने गलती से भी ली मैसूरियर को चुन लिया है तो ये जवाब गलत है। ली मैसूरियर का जवाब गलत है। ये पूछ रहा है आपसे भारत में सर्वप्रथम, और भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण, ध्यान दीजिएगा, कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ पिन पॉइंट्स हैं, इन पर ध्यान रखिए। भारत में पूछ रहा है, जल्दबाजी नहीं करिए भाई, देखिए, है ना, इतनी हड़बड़ी में सब गड़बड़ होगा। इसमें कई प्रश्न बन गए। सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? भारत में लिंगसुगूर से मिलता है। लिंगसुगूर कहाँ है? कर्नाटक में है। कब मिला है? 1842 में मिला है। अब किस पुरातत्व अधिकारी ने प्राप्त किया? तो उनका नाम है M.H. कृष्णा। इनका नाम है M.H. कृष्णा। बहुत ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर छात्रों ने ली मैसूरियर को चुना और चुनेंगे एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आया तो, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब मामला ये है कि ली मैसूरियर ने क्या किया, तो मैं आपको बता दूं, ली मैसूरियर ने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त किए थे। ली मैसूरियर ने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त किए थे। और भारत में पहला नवपाषाणिक उपकरण किन्होंने प्राप्त किया? उनका नाम है M.H. कृष्णा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ओके, थोड़ा आगे देखिए। आगे कुछ चीज़ें मैं आपको रिमार्क्स के तौर पे दे रहा हूँ, ये सामने है और आप इसे देख लीजिए। वो कह रहा है भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन उपकरण 1842 में मिला है। और M.H. कृष्णा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वही बात जो मैंने आपसे डिस्कस करी। और फिर अगर ये उत्तर प्रदेश पूछता है तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन उपकरण कहाँ मिले? तो ध्यान रखिएगा, टोंस नदी घाटी में मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है।
कब मिले हैं? 1860 में मिले हैं। ठीक है, याद रहेगा। मैं आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको एक कलरफुल स्क्रीन देता हूं। ठीक है, उसको ध्यान से नोट करिए। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत एग्जामिनेशन में कारगर होगी। आप इसे फटाफट नोट करिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अगला प्रश्न। इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिए। हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से विशालतम कब्रिस्तान मिला है? ये पूछ रहा है, करंट का प्रश्न है एक तरह से। विशालतम कब्रिस्तान कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो विशालतम कब्रिस्तान के लिए पहले आप ये देखिए, 4 ऑप्शन तो हैं ही आपके पास, नेसदी, सनौली, मिताथल और भिर्राना। हाँ, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग, और सही जवाब है सनौली। ये विशालतम कब्रिस्तान, ये अभी नवीनतम खोज है ये। ठीक है, ये अभी नवीनतम खोज है। एक बात तो ये याद रखिएगा कि सनौली अभी नवीनतम खोज है और हड़प्पा संस्कृति का इस पे अभी रिसर्च चल रहे हैं, और ये विशालतम कब्रिस्तान है। ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑप्शन और देख लीजिए, 3 ऑप्शन जो बचे हुए हैं इनको भी देख लीजिए। मिताथल और भिर्राना, मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे गर्तावास मिले हैं। ये बात क्लियर रख लीजिए। कल भी मैंने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे स्थल मैंने डिस्कस किए थे कल। तो यहाँ पर ये हो गया मिताथल और भिर्राना। रंगपुर भी है, रंगपुर का नाम याद रखिएगा। कुणाल भी है, कुणाल का नाम भी याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है आप याद कर पा रहे होंगे। और यहाँ पर एक शब्द आया है नेसदी, तो नेसदी के लिए याद रखिएगा, नेसदी हड़प्पा सभ्यता में पशुपालकों का विशालतम केंद्र है। इसको याद रखिए, गुजरात में ये स्थल स्थित है नेसदी, पशुपालकों का विशालतम केंद्र है। ठीक है, ये बात कभी ना कभी पूछी जा सकती है, और मैं इसीलिए प्रश्नों में ऐसे विकल्प आपके लिए रखता हूँ कि जहाँ पर कन्फ्यूज़न भी हो और उससे जुड़े हुए सारे डाउट्स क्लास में दूर हो जाएं और आपको नई नई जानकारियाँ मिलें। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हड़प्पा संस्कृति के विशालतम कब्रिस्तान के लिए आप चुनेंगे क्या? सनौली। सनौली। पशुपालकों का केंद्र क्या है? नेसदी। और मिताथल और भिर्राना गर्तावास है। और आपको पता है, मैंने बताया था कल, रंगपुर भी है और एक स्थल कुणाल भी है। मैंने आपको ये भी बताया था ताम्रपाषाण काल में इनाम गांव भी है, याद आ रहा है। नवपाषाण काल में बुर्जहोम और गुफ्फकराल भी है। क्लियर हो गई बात? अगला प्रश्न देखें। अब देखिए आप, इस प्रश्न को मैंने जानबूझ के आपके लिए रिपीट किया है। आज तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, आज तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। कल भी ये प्रश्न था और इसके पहले वाले लेक्चर में भी ये प्रश्न था, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, भविष्य में कन्फ्यूज़न ना हो। किस पुरातात्विक स्थल से गर्त निवासों या गर्तावासों के साक्ष्य मिले हैं? तो अब इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप देखते ही सही कर लेंगे। मिताथल और कुणाल, मिताथल और कुणाल। बाकी विकल्पों पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है। भाई यहाँ पे कुणाल है लेकिन राखीगढ़ी नहीं है, यहाँ पर कुणाल है लेकिन यहाँ पर धौलावीरा है, यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। तो कुल मिला के सही जवाब आ रहा है मिताथल और कुणाल। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी ने। और यहाँ पर नीचे देखिए रिमार्क भी लिखा हुआ है कि रंगपुर एवं भिर्राना से भी गर्तावासों के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में 4 स्थल हो गए, टोटल 7 हो गए। 2 नवपाषाण काल के हैं और एक इनाम गांव ताम्रपाषाण काल का है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, फटाफट देखिए। आप इस प्रश्न को देखिए फटाफट, और सरल सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है, जिसका संबंध लोथल से नहीं है? किस धातु का संबंध लोथल से नहीं है? ध्यान रखिएगा, किस धातु का संबंध लोथल से नहीं है? जवाब दें और विकल्प देख लें। सोना, तांबा, चांदी और कांसा। तो बिल्कुल ठीक है, और सही जवाब है लोथल से चांदी नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे पास एविडेंस हैं
कुछ ना कुछ एविडेंस हैं। ठीक है, एक बात, लोथल से हमारे पास चांदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो अब एक बड़ी बात ये आती है, ये बताइए सर, क्या हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर चांदी के साक्ष्य हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से हमें चांदी की चूड़ियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो से हमें, मैं लिख रहा हूँ, मोहनजोदड़ो से चांदी की चूड़ियाँ हमें मिलती हैं। और एक बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, विश्व की सभ्यताओं के संदर्भ में पूरी दुनिया में पहली बार चांदी के प्रयोग का श्रेय हड़प्पा वासियों को है। पूरी दुनिया में सबसे पहले चांदी यहीं प्रयोग की गई, हड़प्पा वासियों ने प्रयोग की, इस बात को याद रखिएगा। तो चांदी की चूड़ियाँ, चांदी के एविडेंस विशेष तौर पे मोहनजोदड़ो। और एक बात ये बता दूं, लोथल से तांबे के जो सामान मिले हैं उसमें एक विशेष बात है। लोथल से जो तांबे के सामान मिले हैं इसमें आर्सेनिक नहीं है। भारत के तांबे में आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक नहीं है। जो इसका मेटेलिक कंपोजिशन है उसमें ये पता चलता है कि इसमें इस तांबे में आर्सेनिक नहीं है। एक बड़ी बात है, जैसे कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों ने तांबा कहाँ से प्राप्त किया, तो राजस्थान की खेतड़ी की खानों से प्राप्त किया, ये बात तो क्लियर है। अब एक बड़ी बात यह है कि जो लोथल से प्राप्त तांबा है उसका मेटेलिक कॉम्पोजिशन राजस्थान की खेतड़ी की खानों में पाए जाने वाले तांबे के मेटेलिक कॉम्पोजिशन से वेरी करता है, मैच नहीं करता है। इससे ये पता चलता है कि जो लोथल वासियों ने तांबे का आयात किया वो फारस से किया। कहाँ से किया? फारस से किया। ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, आगे बढ़ें। बताइए, अच्छा ये बताइए, नोट कर रहे हैं? सभी लोग नोट कर रहे हैं? इस लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक छात्रों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित करें। आपके जो शुभ चिंतक हैं प्लीज़ उन्हें आप इनवाइट कर सकते हैं, और इस वीडियो को, मेरे इस क्लास को आप अपने शुभ चिंतकों से शेयर भी कर सकते हैं। ये काम आपको करना भी चाहिए। फिलहाल आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जैसा कि सामने देख पा रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, सैंधवपुरा स्थल लोथल से हमें चांदी का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। पहली बात, ये व्याख्या आप देख लीजिए, चांदी का कोई भी साक्ष्य लोथल से नहीं मिला है, फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। और ये मैंने जो अभी आपको बताया कि चांदी की चूड़ियाँ सर्वप्रथम हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विश्व में चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा वासियों ने किया, ठीक है। और अगर कहते हैं कि विश्व में तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सुमेरिया की सभ्यता में हुआ है। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? वो तांबा है। विश्व के संदर्भ में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ? हड़प्पा सभ्यता में हुआ। ये बात भी आपको क्लियर हो रही है। आगे बढ़ें अब हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें फटाफट। इस प्रश्न को पढ़िए, सामान्य प्रश्न है। अजंता की किस गुफा संख्या में, ये गुफा संख्या पूछ रहा है। चित्रशाला कहा गया है। क्यों कहा गया है ये भी देख लीजिए, ये भी विकल्प में मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसी गुफा से जातक कथाओं के सर्वाधिक चित्र हमें मिलते हैं। मतलब इसी प्रश्न में मैंने 2 उत्तर दे दिए, और तीसरा आपसे मैं पूछ रहा हूं कि वो गुफा संख्या बताइए। जवाब दीजिए, गुफा संख्या 1, 16, 17 और 19 बताइए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब आएगा गुफा संख्या 17। वेरी गुड।
गुफा संख्या 17। मुझे यहाँ से एक प्रश्न और याद आ रहा है, शायद पीसीएस में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा गया है। प्रश्न थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, आप देख लीजिए। वो ऐसा कह रहा है, एकादश मुखी, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधार दीजिएगा आप, एकादश मुखी अवलोकितेश्वर हैं। कहाँ से मिले, किस गुफा से है? 11 मुख वाले एकादश मुखी। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सही जवाब है कान्हेरी की गुफा में है। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न भी रिपीट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना, बहुत सारे प्रश्नों के रिपीट होने की परंपरा है इस परीक्षा में। और ऐसे प्रश्न जिस पे अगर आपकी नज़र थोड़ी सी हटी तो आप गलत कर जाते हैं। और मेरी क्लास तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे, बहुत सिंसियर और बहुत इंटेलेक्चुअल्स लोग बैठ रहे हैं क्लास में, तो सबकी नज़र है इन प्रश्नों पर। बहुत बढ़िया करेंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा करिएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांसीसियों को अमेरिका में किस प्रांत की प्राप्ति हुई? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यहाँ पे हो रहा था, ये तो पता ही है आपको। तो वो ये कह रहे हैं कि फ्रांसीसियों को भारत के संदर्भ में कोई लाभ नहीं हुआ, स्थल भाग उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन अमेरिका में किस प्रांत की प्राप्ति हुई? मैरिट्सबर्ग है, प्रिटोरिया है, जोहान्सबर्ग है और लुइसबर्ग है। यानी कि फ्रांसीसियों को अमेरिका में कौन सा प्रांत अंग्रेज़ों ने दिया? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, समय दे रहा हूँ। 4 ऑप्शन है, मैरिट्सबर्ग है, प्रिटोरिया है, जोहान्सबर्ग है और लुइसबर्ग है। बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं और सही जवाब है लुइसबर्ग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फ्रांसीसियों को लुइसबर्ग मिला। 2-3 प्रश्न आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ, कर दूँ? बताइए। चलो ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे एक नाम है मैरिट्सबर्ग और एक है प्रिटोरिया। आपसे ये पूछा गया था कि साउथ अफ्रीका में गांधी को किस जगह पर, किस स्टेशन पर धक्के मारकर ट्रेन से उतार दिया गया। तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि गांधी कहाँ जा रहे थे। गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी, ध्यान रखिएगा, गांधी जा कहाँ रहे थे? वो डरबन से जा रहे थे प्रिटोरिया, मतलब उनका अंतिम डेस्टिनेशन था प्रिटोरिया। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में थोड़ा सा कभी परीक्षा में एक टेक्निकलिटी भी हुई है, उसमें ऑप्शन नहीं था, फिर थोड़ा सा विवाद भी हुआ, लेकिन फिलहाल मैं आपको बहुत सटीक जवाब दे रहा हूँ। गांधी जा कहाँ रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। मतलब यहाँ पर प्रिटोरिया भी ऑप्शन में, इसका मतलब गांधी जा रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे, और ये मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे गांधी को उतारा गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो रास्ते में मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर, ध्यान रखिएगा, मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी को धक्के मारकर ट्रेन से उतारा गया। ये ध्यान रखिएगा, मैरिट्सबर्ग। अब चूंकि जो प्रश्न आया था कभी, जो मेरे संज्ञान में है, उसमें दिए गए विकल्पों में मैरिट्सबर्ग ऑप्शन में नहीं है, तो करीबी जवाब लोगों ने प्रिटोरिया चुन लिया, लेकिन सही जवाब है मैरिट्सबर्ग। ये बात क्लियर हो रही है? मैं बहुत धैर्य के साथ और बहुत आराम से आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। आप जल्दबाजी मत करिएगा, यही धैर्य आप परीक्षा में दिखाइएगा, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी हमारे छात्र ने पढ़ाई सबने लगभग बराबर की है, किसी ने कम ज़्यादा नहीं की है। बात केवल इतनी सी है कि परीक्षा भवन में आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को, अपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका कितना बेहतर ढंग से 2 घंटे में उपयोग करते हैं। 2 घंटे का समय होता है आपके पास, उसमें आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ भी करनी होती हैं। और आपको एक बात मैं और आज यहाँ पर, इसको आप मेरी ऐसा कह लीजिए गुरु मंत्र मान लीजिए आप इसे।
अपने OMR शीट को भरने में और अपनी अटेंडेंस शीट को भरने में जल्दबाजी मत करिएगा। 5 मिनट ज़्यादा लग जाए तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अधिकांश ऐसे बहुत अच्छे छात्र आज जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो OMR शीट में गलती हो गई, ABCD की सीरीज़ है उसमें गलती कर दी, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरी जानी है वहाँ पर आपने परीक्षा की तिथि भर दी, या जहाँ पर तिथि भरी जानी है वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर दी, या फिर आपने सीरियल नंबर गलत भर दिया। सीरियल नंबर का मेरा मतलब OMR शीट का एक नंबर होता है और एक बुकलेट नंबर होता है, ये आपको वहाँ पर काला करना होता है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अपनी अटेंडेंस शीट में चाहे 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन बहुत शांति से, धैर्य से, संयम से भरिएगा। जल्दबाजी मत करिएगा। उसमें ब्लेड और वाइटनर आप यूज़ नहीं कर सकते, और एक बार आपने गलत भर दिया तो समझ लीजिए आप पहले ही राउंड में परीक्षा से बाहर। ठीक है, मैं आगे चलूँ? इजाज़त है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सामान्य प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। पढ़िए। वो कह रहा है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे जिन्हें उनके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दी? तो अब यहाँ पे मुझे कुछ कहना नहीं है, सामने ही आपको पता है, और वो हैं रामचंद्र पांडुरंग। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रामचंद्र पांडुरंग का नाम ही तात्या टोपे है, यानी यही तात्या टोपे हैं। इनका असली नाम जो है वो है तात्या टोपे। ये बात क्लियर हो रही है? रामचंद्र पांडुरंग, ये है तात्या टोपे। अब एक बात और बताइए, अब ऐसे याद आ गया मुझे, तानसेन का नाम बताइए। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। बहुत बढ़िया, रामतनु पांडे, याद रखिएगा, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। ये रामचंद्र पांडुरंग हैं। कौन? तात्या टोपे। और तानसेन हैं रामतनु पांडे। ये बात याद रखिएगा। अगर इसी में मैं एक विकल्प ये दे देता रामतनु पांडे, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाते। अच्छा, एक बात और बता दो, बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास था। इसको भी याद रखना, बीरबल का नाम था महेश दास। हो गया? कहां से कहां चीजें लिंक हो जा रही हैं, कितना बढ़िया चल रहा है। मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा, ईश्वर करे सबका अच्छा हो जाए, बस यही कोशिश है मेरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस बेहतरीन प्रश्न को देखिए। आत्मनिर्भर गांवों का कवच स्टील की बनी ट्रेन ने छेद दिया और उनकी जीवन धारा को सोख लिया। आप पहले प्रश्न देख लीजिए। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। D.H. बुकानन, तिलक, कार्ल मार्क्स और दादा भाई नेरोजी। जवाब दीजिए फटाफट। ओके, और सही जवाब है D.H. बुकानन। वेरी गुड, D.H. बुकानन। क्लियर हो रही है बात? बोलिए। अब ध्यान दो, यहां पर तिलक हैं, तो रेलवे के लिए तिलक ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। रेलवे के लिए तिलक ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट है, तिलक वाला मैं बता देता हूं। तिलक कहते हैं, भारत में रेलवे का विकास, भारत में रेलवे का विकास दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ये बहुत भयानक बात है। तिलक का स्टेटमेंट है और पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए।
इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस रेलवे के विकास के लिए तिलक का एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट है कि भारत में रेलवे का विकास दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ये कथन किसका है? तो ये हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। मुझे एक बात और बताओ, भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है। भारत में ये क्लियर हो गया, इतना पहले ये बताइए, आगे बढ़ें। एक प्रश्न और देख लीजिए, भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है। ये ध्यान दीजिएगा, हथकड़ी। रेलवे के विकास को हथकड़ी कह के किस समाचार पत्र ने छापा? बताइए। बिल्कुल ठीक है, आपने पढ़ा है, और ये है सहचर। देखिए, एक प्रश्न से जाने कितने प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें हम लोग। ओके, आज का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है और नेट में भी पूछा गया है। आप पढ़िए पहले। किस राजपूत कालीन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस राजपूत कालीन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ग्वालियर, वाडनगर, एरन और घटियाला। फटाफट जवाब दीजिए। राजपूत, वाडनगर, एरन और घटियाला। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। अब देखिए, अगर बाय द वे कहीं आपने गलती से भी एरन अभिलेख चुन लिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गुप्त काल का है। वो राजपूत काल का अभिलेख पूछ रहा है। एरन अभिलेख 510 एडी का है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर एरन अभिलेख नहीं हो सकता, और सही जवाब है घटियाला अभिलेख। सही जवाब है घटियाला अभिलेख। क्यों है ये भी जान लीजिए, आपके सामने है। देखिए, 810 के घटियाला अभिलेख में राजपूत शासक रणुक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती हो जाने का उल्लेख मिलता है। यानी ये राजपूत काल का जो अभिलेख है, घटियाला अभिलेख, ये 810 ईस्वी का है। 810 ईस्वी का घटियाला अभिलेख है। और ये तो पता ही है आपको, अभी मैंने बताया, एरन अभिलेख 510 ईस्वी में गुप्त काल का है, राजपूत काल का नहीं है। किस गुप्त शासक का है? तो ये भी जान लीजिए, भानुगुप्त का है। अगर इस 510 ईस्वी को हम लोग इस 510 ईस्वी को हम लोग अगर गुप्त संवत में लिखें तो आएगा गुप्त संवत 191। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एक बार ये पूछा गया कि गुप्त संवत में कब मिलता है, और उसमें 510 ईस्वी लिखा हुआ है। आप लोग यही पढ़ते हैं, और बिना दिमाग लगाए लोगों ने 510 ईस्वी चुना। तो उसमें जब गुप्त संवत में पूछ रहा है तब जवाब आएगा 191। ईस्वी संवत में पूछ रहा है तो 510 आएगा। आप ध्यान रखिएगा, गुप्त संवत की शुरुआत कब से हो रही है? 319 एडी से हो रही है। गुप्त संवत 191 लिखेंगे तो वो एडी में कितना आएगा? 510 आएगा। क्लियर हो रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है आज आपने इन 10 प्रश्नों में 50 प्रश्न हल किए हैं। आज आपने इन 10 प्रश्नों में 50 प्रश्न हल किए हैं। इनको अच्छे से तैयार करिए और अधिक से अधिक संख्या में क्लास में उपस्थित होइए। कोई व्यक्तिगत क्वेरी है तो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे प्रश्न भेजें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोशिश करता हूं कि सबको रिप्लाई कर दूं, ठीक है। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन क्लास स्थगित रहे, तो परेशान मत होइएगा, मैं आपके साथ परीक्षा तक बना रहूंगा, ठीक है। तो आज की टेस्ट सीरीज को समाप्त करने की इजाज़त दें। धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।